नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम लोग सीयूईटी पीजी 2023 यानी प्रीवियस ईयर के सीयूईटी पीजी के हिंदी पेपर को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सा उत्तर सही है या किस तरह का पेपर आया था। तो चूंकि आप सब जानते हैं कि 25 प्रश्न जनरल टेस्ट के होते हैं, तो 26 से लेकर के 35 तक, यानी कि हमारा हिंदी जो डोमेन है, मतलब आप समझ लें कि 26 से लेकर के 35 तक प्रश्नों को हमने देखा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके आगे जो प्रश्न हैं, यानी कि ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा प्रीवियस ईयर के हिंदी के पेपर को समझने के लिए। ठीक है, वहां से हम लोग देखते हैं। प्रश्न आपके सामने क्या है कि काव्य में, देखिए काव्य शास्त्र से प्रश्न आपके सामने मौजूद है कि काव्य में असार वस्तु को दूर करने, सार ग्रहण करने तथा चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीनों स्थान पाते हैं। यह कथन किसका है? ठीक है, तो कविता के विषय में, ठीक है, यह कथन किसका है? अब देखिए कुछ प्रश्न जो है बहुत संभव है कि इसका उत्तर जो है वो आपको ना पता रहे, क्योंकि काफी बड़ी परीक्षा है यह। ठीक है, तो एक आध प्रश्न ऐसे रखे जाते हैं जो काव्य शास्त्र की गहराई से। अब चूंकि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको रुद्रट का जो ग्रंथ है, ठीक है, उसके विषय में गंभीर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सतही या यूं कहें कि फैक्ट सिर्फ याद कर लेने से यह बात नहीं समझ में आएगी। तो इस तरह के उनके ग्रंथ के भीतर जाइए और श्लोक को पढ़िए, तब जा करके। तो ऐसे प्रश्न से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बहुत कठिन पेपर प्रश्न है, आप नहीं कर पाएंगे। दो चार प्रश्न ऐसे रहेंगे जिनकी वजह से या जिनमें जूझना नहीं है। इन प्रश्नों को, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपको बिल्कुल समझ नहीं है तो इन्हें छोड़ देना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो आपका समय लेंगे और उनसे आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये रुद्रट रुद्रट ने कहा है। अच्छा, अब रुद्रट का जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वह कौन सा है, इसे आप कमेंट करके बताएं। हम आगे बढ़ेंगे। सैंतीस प्रश्न जो है संख्या, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, इन 3 लेखकों के माध्यम से किस आलोचक ने हिंदी नवजागरण का स्पष्ट नक्शा तैयार किया है? यानी हिंदी नवजागरण की, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है ये कि हिंदी नवजागरण की अवधारणा किस विद्वान ने, किस आलोचक ने प्रस्तुत की। ठीक है, इस तरह से सरलीकृत करके अगर प्रश्न पूछा जाए तो यह भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि रामविलास शर्मा ऑप्शन में हाँ मौजूद हैं। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण की अवधारणा प्रस्तुत की है। अब देखिए कि इन्होंने, अगर हम बात करें तो भारतेंदु नाम से इनकी कृति ही है, 1943 में इनकी कृति आई थी। ठीक है, भारतेंदु नाम से 1943 में कृति है। और उसके बाद में द्विवेदी पर भी कृति है, निराला पर भी। निराला की साहित्य साधना तो आप लोग जान ही रहे हैं, 69, 71, 73, ठीक है, या 69, 72, 76 संभवतः। इसमें इन्होंने निराला की साहित्य साधना नाम से कृति निकाली है। निराला पर विस्तृत काम किया है, 3 भागों में यह काम मौजूद है। तो भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी और निराला, इसके अलावा भी जो है इन तीनों को तो आधार बना करके उन्होंने हिंदी नवजागरण की अपनी बात कही है कि कितने ज़रूरी ये 3 नाम हैं हिंदी के विकास को लेकर के। खासतौर पे भारतेंदु युग में भारतेंदु स्वयं, द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं, और छायावाद और उसके बाद के प्रगतिवाद और नई कविता के जड़ के रूप में, ठीक है, के जड़ शब्द ना कहें, हम कहें मूल के रूप में निराला का महत्व है। तो ध्यान दीजिएगा, रामविलास शर्मा हिंदी जागरण की बात करते हैं, कैसे करते हैं यह बात भी बहुत हद तक स्पष्ट हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास को स्वयं हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है? अच्छा, बच्चन सिंह से प्रश्न बने तो क्या जरूरी है? बच्चन सिंह की 2 किताबें हैं, कौन कौन सी? हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, एक ये, और दूसरी किताब है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो ये 2 किताबें अगर आप पढ़ते हैं तो इनके विषय में बच्चन सिंह के कथन संबंधी, हिंदी के विषय में जितनी बच्चन सिंह बातें कहते हैं वो आपका स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने जो है
4 ऑप्शन मौजूद हैं। तो प्रेमचंद ने स्वयं किसको कहा है? तो प्रेमचंद ने स्वयं सेवा सदन को, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, 1918 की कृति है और इसे उर्दू में दूसरे नाम से, चूंकि उर्दू में प्रकाशित हुई थी पहले, ठीक है, तो बाजारे हुस्न, ठीक है, ये इसका नाम था। बाजारे हुस्न, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात कि जब हम कहते हैं ना प्रेमचंद हृदय परिवर्तन पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे, या हृदय परिवर्तन की बात करने वाले लेखक हैं शुरुआती दिनों में अपने, बाद में यथार्थवाद और बहुत स्पष्ट यथार्थवाद उनके यहाँ दिखाई देता है। उसके पहले सुधार करने की जो प्रवृत्ति है या हृदय परिवर्तन की प्रवृत्ति है, वह तो उसका बहुत बेहतरीन उदाहरण है सेवा सदन। सेवा सदन में यह बात बहुत जोर शोर से दिखाई देती है। आगे बढ़ेंगे हम और देखते हैं कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित श्रृंखला की कड़ियां का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो हम सब जानते हैं कि महादेवी वर्मा जो है वो पहले कविताएं लिखा करती थी, ठीक है, फिर बाद के दिनों में, या यूं कहें कि 1940 के बाद से उन्होंने कविता बहुत कम कर दी और गद्य में बहुत सक्रिय हो गई, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, जब उन्होंने 1940 के बाद की बात कही है तो आप याद रखें कि 1900 जो है 36 तो नहीं स्वीकारेंगे। सही ऑप्शन क्या है? वास्तव में श्रृंखला की कड़ियां, ये आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे हम 1940 में बात करते हैं। 1940 माफ करें, ये 40वां प्रश्न क्या है? बसेरे से दूर आत्मकथा किस साहित्यकार से संबंधित है? अब आपके दिमाग में अगर कोई साहित्यकार आया हो, ठीक है, तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं सीधे बता रहा हूं बिना किसी वक्त लिए हुए। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अच्छा, क्या भूलूं कि याद करूं भी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ लें कि कई भागों में उनकी आत्मकथाएं आई हैं। कितने भागों में आई हैं और कौन कौन से भाग का क्या नाम है? इससे पहला क्या है? हरिवंश राय बच्चन का की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, तो वो तो पहला है। उसके बाद कौन है, और बसेरे से दूर क्या उसके बाद है, या जो दूसरा है उसके बाद है, ठीक है, या कितनी है? इस तरह से आप स्पष्ट अगर ये खोज करके, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हरिवंश राय बच्चन, अगर खोज करके कमेंट कर देते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएंगी, ठीक है, आप फिर उसके बाद कभी नहीं भूलेंगे। प्रश्न संख्या 41 देखिए, ठीक है, प्रश्न संख्या 41 वही असर्शन, रीजन, अभिकथन और तर्क का प्रश्न है, ठीक है। क्या कहता है कि शब्द और अर्थ का नित्य संबंध है, ठीक है। अब शब्दार्थ हो, सहित हो, जहां जहां भी अपने यहाँ बात की, काव्य शास्त्र मत या भाषा की विवेचना की गई, शब्द और अर्थ तो आप जानते ही हैं कि आपस में बहुत, क्योंकि शब्द बिना अर्थ के अधूरे हैं और अर्थ तो शब्द के रूप में ही प्रकट होता है, तो उनके बीच में नित्य संबंध है, यह बात हम स्पष्ट कर चुके हैं। शब्द शक्ति के संबंध में शब्द और अर्थ का विचार नहीं किया जाता। अब इस तरह के अगर प्रश्न आएंगे तो निश्चित रूप से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। बहुत इलॉजिकल सी बात की गई। पहली बात तो ठीक है, चलिए, दिल्ली, इस तरह का प्रश्न है, अगर ध्यान दें तो दिल्ली जो है भारत में मौजूद है और भारत कोई देश ही नहीं है, मतलब कितना इलॉजिकल सी बात है। जैसे क्या कह दिया ये कि शब्द और अर्थ का विचार नहीं किया जाता, शब्द शक्ति में है क्या, और शब्द और अर्थ का ही खेल है, आप कह रहे हैं शब्द शक्ति पर, तो ये यानी कि ए सही है और आर सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम बड़े खेद की बात है, ठीक है, भाषा पर भी किसका कथन है? जब इस तरह की बातचीत हो तो ध्यान दीजिए कि भाषा पर भी ध्यान बनाइए। कई दफे ना भाषा के आधार पर हम लोग जान जाते हैं कि फला कथन या फला किस दौर की भाषा है, क्योंकि भाषा बदलती रहती है, तो हम ध्यान देंगे
बड़े खेद की बात है कि हम लोगों के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई पुस्तक नहीं लिखी गई जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति अर्वाचीन अवनति का वर्णन भी हो और भविष्य के लिए प्रोत्साहन भी। कथन किसका है? ठीक है, तो प्राचीन उन्नति की बात। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, चंद्रगुप्त में भी तो चंद्रगुप्त का शासन कैसा हुआ करता था, प्राचीन उन्नति पर बात की गई है, लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया। आषाढ़ का एक दिन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मोहन राकेश इस तरह की बात करेंगे नहीं। ठीक, संस्कृति के 4 अध्याय पर भी कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, लेकिन भाषाई दृष्टिकोण से भी और कंटेंट, किताब में कंटेंट क्या है, जैसे भारत भारती में, ठीक है, भारत भारती की पहली लाइन ही इस बात को साबित करती है कि हम बहुत श्रेष्ठ हुआ करते थे अतीत में, ठीक है, और अब नहीं है। तो ये जो है तीसरा ऑप्शन सही है, 42 का तीसरा। आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की अवधि क्या है? तो इस तरह के मैं बार बार कहता हूं, आचार्य शुक्ल पर बहुत क्लियर अध्ययन रहे आपका और दिन ब दिन उसको पढ़ते रहें, उसमें कोई रुकने की जरूरत नहीं है। आचार्य शुक्ल ने कौन कौन से काल को किस तरह विभाजित किया है, किस काल में कितने प्रकरण हैं, सारी की सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की अवधि क्या है? ठीक है, तो बहुत साधारण सा प्रश्न है, इसमें तो कुछ बातचीत करने की जरूरत नहीं है। अब संवत में दिया हुआ है, ठीक है, तो उसे आप ईस्वी सन में खुद से बदल लिया करें अगर आपको लगे कि कंफ्यूजन हो। जैसे 1900 है तो 1900 में 57 साल घटा देंगे, ईस्वी सन में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा संवत 1900 से 1980, 1980 में 57 घटा देंगे तो शुक्ल के समकालीन आप जो वर्ष था उस तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 44 आपके सामने मौजूद है। एक आलोचक ने लिखा कि इतिहास में सब कुछ यथार्थ होते हुए भी असत्य है, इतिहास में, और कथा साहित्य में सब कुछ काल्पनिक होते हुए भी वह सत्य है। यानी कहीं ना कहीं तो आप देखिए कथा साहित्य की विशेषता बताई गई है। ठीक है, अब चूंकि कहानी तो अगर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी को छोड़ दें तो ये तीनों जो लोग हैं वो बड़े कहानीकार हैं। अब ये कथन किसका है? ठीक है, ये तो एनटीए के हिसाब से प्रेमचंद का, लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा जानने की जरूरत है। जैसे कि प्रेमचंद का कथन है, लेकिन प्रेमचंद देखिए कितनी बहुत बेहतरीन बात कह रहे हैं कि सब कुछ यथार्थ होते हुए असत्य है। यानी इतिहास में जिसमें राजा कौन जीता कौन हारा, कितना बड़ा प्रतापी शासक था, कितनी मूर्तियां बनवाई, कितना मंदिर बनवाया, तो और उसके चारणों ने उसके विषय में क्या कहा है, ये सब बातें क्या हैं? ये सब झूठ होती हैं। राजा अपने विषय में जब अपनी बात कहलवा रहे होते हैं, ठीक है, तो सब कुछ यथार्थ होते हुए, यानी सन यथार्थ है, घटना यथार्थ है, लेकिन जो समाज की चेतना है, जो समाज की स्थिति है, वह झूठ है इतिहास में। और कथा में पात्र झूठ होते हैं, ठीक है, घटनाएं झूठ होती हैं, लेकिन जो समाज का सत्य है वह उसमें जाहिर होता है। तो प्रेमचंद की यह बात आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम। कालक्रमानुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही क्रम क्या है? यह है प्रश्न संख्या, अब इसे थोड़ा सा, चूंकि ऑप्शन इसके स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, प्रश्न संख्या 45 है। अब अगर आप लोग जो है बहुत क्रम से अगर याद किए होंगे काव्य शास्त्र के सारे आचार्यों और उनकी कृतियों, प्रकाशन वर्ष या जिस वर्ष में वो मौजूद थे उसके अनुसार याद किए होंगे, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भरत मुनि पहली शती के, कई दफे दूसरी शती भी लिखा रहता है, तो ये तबके हैं। ठीक है, यानी पहला ये है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। फिर छठवीं शती के भामा, दूसरा ये है। ठीक है, फिर वामन आते हैं, भामा के बाद रीति संप्रदाय के हमारे वामन, दंडी भी बीच में आते हैं, पर दंडी यहाँ मौजूद नहीं है। तो तीसरे पे हमारे ये हो गए। फिर चौथे पे आनंदवर्धन और अभिनवगुप्त के बीच में बहस है, तो चौथे पे आनंदवर्धन और पांचवें पे अभिनवगुप्त। अच्छा, अब इतना वक्त नहीं है कि मैं इन सबकी कृतियां भी बगल में लिखूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, इनका नाम ले रहा हूं, तो इनकी कृतियां आपके जहन में आ जानी चाहिए। अगर नहीं आ रही हैं तो आपको तैयारी की जरूरत है।
ध्यान दीजिए। तो यानी कि हमें क्रम देखना होगा, भरत मुनि यानी पहले, तो डी पर, ठीक है। तो ये जो सटीक बैठ रहा है ये ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें याद रखनी जरूरी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीयूईटी पीजी के कोर्सेज जिसमें मैं सीयूईटी स्टडी कैपिटल में मैं चूंकि सीयूईटी एमए हिंदी की तैयारी करवा रहा हूँ, तो वो कोर्स हमारे शुरू हो चुके हैं, कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। तो बिल्कुल भी देर ना करें और इस कोर्स में जितने जल्दी शीघ्र आप जुड़ जाएंगे, हम लोग बहुत बेहतरीन तैयारी इस कोर्स के साथ कर सकते हैं। तो इस कोर्स के बारे में थोड़ी सी बातचीत मैं कर दूं। लाइव क्लासेस चलेंगे, डेली हम लोग जुड़ेंगे और किस तरह से पढ़ा जाए, और एक एक टॉपिक पे बहुत डिटेल में, सिर्फ इंट्रेंस निकालना बहुत कक्षा करने के साथ या किसी से गाइडेंस के साथ इंट्रेंस निकालना बहुत साधारण सी बात रह जाती है। इंट्रेंस निकालना ही एक मकसद नहीं है, आगे हमारी एक साहित्यिक समझ विकसित हो जाए, हम चीज़ों को पढ़ें कैसे। तो एक बेहतरीन समझ के लिए भी ज़रूरी है कि आप कक्षा से जुड़ें। जो भी बातें हैं जैसे लाइव क्लासेस है, PYQs हैं, ठीक है, सारी बातें, इतना वक्त नहीं है कि इस पर बार बार बात की जाए, ठीक है। तो अगर आप कोर्स में जुड़ जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बस इतनी सी बात कहनी है। वापस हम लोग दोबारा से अपने उसी विषय पर आते हैं। तो ये इसका जो सही ऑप्शन है, ठीक है, वो ये ऑप्शन आपका सही है। तो अब हम लोगों ने इतने प्रश्न देखे हैं। तो अब दो पार्ट में, चूंकि हमारे ये जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है पुराने वर्ष का, वो दो पार्ट में आ चुका है। आगे भी हम इसे अगले कई शीघ्र हम इसे कई पार्ट में लेकर के आने वाले हैं, जिससे कि हमारी समझ भी बरकरार रहे और पेपर के स्तर से भी हम रूबरू हो जाएं। धन्यवाद।